क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे कम सीमा जो है भारत अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और भारत में कितने राज्य हैं? इसमें भारत में 28 राज्य हैं। कन्फ्यूजन होता है कि भारत में राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल भूलना मत। तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और इस वीडियो में हम यूपीट्रिपल पैट 2023 के लिए घटना चक्र का जो टेस्ट सीरीज आता है, टोहो टेस्ट सीरीज के नाम से, इसमें 10 टेस्ट सीरीज दे रखे होते हैं, 10 टेस्ट। इन 10 को हम सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम के आज से 9 या 10 दिन ही बचे हैं, तो हम डेली 1 या 2 टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपना टेस्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? ये करता है अफगानिस्तान के साथ साझा। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो मात्र 106 किलोमीटर, याद रखना। और वहीं चीन के साथ सीमा साझा कितनी देखो, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। इसमें बांग्लादेश नहीं दे रखा है ऑप्शन में। ठीक, सबसे कम पूछा है तो हमारा अफगानिस्तान हो गया 106 किलोमीटर। और चीन के साथ जो सीमा साझा करता है भारत, वो करता है कितनी, 3488 किलोमीटर। ठीक, और नेपाल के साथ कितनी करता है? मात्र 1751 किलोमीटर। और ये रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो वो है बांग्लादेश, इसके साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे कम है अफगानिस्तान, जिसके साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और क्वेश्चन 2 है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, एक साथ इनको मिला दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो कौन सी शैली दर्शाती है? देखो, उत्तर प्रदेश कथक, ये कथक का नृत्य है। उत्तर प्रदेश, वो कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। बाकी जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का है। और तमिलनाडु का जो है कौन सा है, आप कमेंट करके बताइए तमिलनाडु का कौन सा है। और कथकली कहाँ का है? कथकली जो है केरल का है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परम वीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और इसे जो है दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। आपके सामने दुश्मन है और आपने उसका डटकर सामना किया, तब आपको दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष पर इसको जो है घोषित किया था। और 2003 में इसको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? तो सार्क की जो स्थापना की गई थी वो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। आपके संगठन से एक क्वेश्चन रहता है, तो जिस हिसाब से आपका ऑफिशियल पेपर रहने वाला है, जितने रेशियो में क्वेश्चन वहाँ रहने वाले हैं, जैसा आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उसी हिसाब से ये टेस्ट सीरीज है। हूबहू क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, हो सकता है रिपीट भी हो जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुने और टेस्ट सीरीज को भी बहुत ही हिसाब से लगाएं, ऐसा नहीं आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जो सार्क है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू नेपाल में है। और देखिए जो सार्क है ना, सार्क इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नैनीताल है, चकराता है, मसूरी है। लेकिन दरिंगबाड़ी जो है, दरिंगबाड़ी ये उत्तराखंड में नहीं है। राइट आंसर इसका हो गया डी। तो दरिंगबाड़ी कहाँ पे है? ये पहाड़ी इलाका यानी हिल स्टेशन जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये जो है जैसे उत्तराखंड में जो दे रखे हैं, नैनीताल, मसूरी, चकराता, रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल, ये सभी उत्तराखंड में है, लेकिन जो दरिंगबाड़ी है ये उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल
किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, गोल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, तो ये कितनी होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 84 84 खा यानी 84V के अनुसार जो है ये लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा के लिए ये कितनी है? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए, इकोनॉमी से आपके ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान रहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। जिसमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहता है। ठीक। 10 का हो गया बी आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किसमें देखा गया था? ये देखा गया था सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया था वो गेहूं में देखा गया था, और गेहूं के पश्चात हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? चावल में। ठीक है। तो सेकंड पे है चावल। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था, और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। ठीक है। और याद रखना ये चीज़ कि 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 13 है। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल के उत्पादन से। तो और बाकी जो देखो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और भी क्रांति समझ लो थोड़ी सी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन, और ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है भाई साहब वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है। और वर्तमान में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री जी हैं ना, और मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन 15 है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? तो ये है एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है। टीवी रिमोट कंट्रोल स्पेस के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टीवी रिमोट कंट्रोल में जो अवरक्त किरणें होती हैं यानी इंफ्रारेड तरंगें, इसके सिद्धांत पे जो है ये कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। विटामिन ए को किसके नाम से जानते हैं? तो जो विटामिन ए है इसको विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक। जो कि आंखों की एक बीमारी है। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो हरी सब्जियां हैं, गाजर है, मछली का तेल इत्यादि जो है विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्न में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? तो ये जो है गैलियम और गलना एक ही टोन पे हैं, तो इससे आप समझ लीजिए हथेली पे रखने पे गैलियम जो है गलने लगेगा। इसको Ga से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 31 होता है। और शुद्ध अवस्था में मुलायम और चमकदार होता है, और ये साधारण तापमान पर अर्थात हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 19 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है NH2CONH2। ठीक है। यानी ये है फॉर्मूला NH2CONH2। कैसे समझेंगे? तो 2 बार NH2 आ रहा है। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका USA से। ठीक। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है। कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो ये कहाँ से अपनाए गए हैं? आयरलैंड से, आयरिश संविधान से, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस जो है वो
26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत में जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक, और ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। मतलब मुद्रा बिल है अथवा मुद्रा बिल नहीं है, ये निर्णय लेने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। ठीक है, कि बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के एक्ट के तहत। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद रखना, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तो आता ही है, साथ में पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और 1940 से 45 तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। 32वें अधिवेशन का आयोजन जब हुआ था कलकत्ता में, तब ये 26 से 29 दिसंबर के बीच 1917 में एनी बेसेंट महोदया जो हैं वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और वहीं 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। याद रखना ये फैक्ट आप। और ये 1925 में बनी थी। 44वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी कानपुर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाफत समिति का गठन कब, कहाँ और कब किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1919 में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ये 1908 में हुआ था। 1908 में 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% एक तो मिलना ही है, तो देख लेते हैं कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो ये है लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के किनारे, और इसको एक प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन 30 है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जैन दर्शन के अनुसार जो जिन शब्द है इसका अर्थ है विजेता। ठीक है, और जैन धर्म में कुछ 24 तीर्थंकर हुए थे, याद रखना। और इसमें जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से भी जिनको जानते हैं। क्वेश्चन 31 है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसमें अशोक के शिलालेख पे किस लिपि का प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत। ठीक है, अशोक के अभिलेख में प्राकृत और ब्राह्मी दोनों का हुआ है, तो इसमें ब्राह्मी दिया हुआ है ऑप्शन में, प्राकृत है नहीं, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किसने किया था? किस मुगल शहजादे ने किया था 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद? ये दारा शिकोह ने किया था, याद रखना। और फारसी में जो अनुवाद किया इसका नाम था सिर-ए-अकबर, याद रखना, ये सिर-ए-अकबर इसका नाम था। और इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई थी। और नज्म उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम जिसमें चर्चा की गई है, इस पुस्तक का लेखक भी दारा शिकोह ही था। क्वेश्चन 33 है, भारत में अपनी पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वो सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक, सूरत में 1668 ईस्वी में ये पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई थी फ्रांस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम या वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की अवधि जून से सितंबर तक होती है। और चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का जो पेड़ है भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं, और ये मानसूनी वन भी इसको कहा जाता है। ये यहीं पे उगता है चंदन का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिम व पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो ये होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिम तथा पूर्वी पहाड़ियों का मिलान होता है और इसे ब्लू माउंटेन या नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च जो शिखर है वो डोडा बेट्टा है जो कि 2637 मीटर की ऊंचाई जिसकी है और दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर इसको माना जाता है। और दक्षिण भारत यानी पश्चिमी घाट जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी। याद रखना, अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो कि पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये देखिए, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात में किस जगह पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में किस जगह पे है? तो भादला सोलर पार्क जो है वो इसकी क्षमता 2245 मेगावाट है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क इसको माना जाता है। इससे पूर्व भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र था वो था गुजरात में, भुज में था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, और इसको इन्होंने गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था और इसमें जो है 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। भारत का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गंगा है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी जो मुख्य धारा है वो भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो इसकी मुख्य धारा भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान पे। और जो देखिए टिहरी में इसमें भीलांगना तथा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। जो टिहरी जगह है यहाँ पे आके कौन सी नदी मिल रही है? टिहरी में भीलांगना नदी और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आके मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती हैं ये आगे चल के गंगा नाम से आगे बढ़ती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देश और राजधानी दे रखे हैं, इससे भी एक क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है। तो आइए मैच करते हैं इसको। इटली की जो राजधानी है वो है रोम। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। कनाडा की है ओटावा। यूक्रेन की है कीव। यूक्रेन चर्चा में रहा, इससे पूछा जा सकता है। और इजराइल भी चर्चा में है, इजराइल की भी राजधानी आप याद रखना। तो कमेंट करके बताइए आप इजराइल की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? इटली की हो गई रोम, फिनलैंड की हेलेंसिकी, यानी ए का दूसरा और बी का तीसरा। राइट आंसर इसका हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका पैसेज है इंग्लिश का और इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर जो क्वेश्चन 41 से लेकर 42 तक है इसको सॉल्व करेंगे। तो है कि नमता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, सी हैज़ कम टू दुबई। इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो नमता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, सी हैज़ कम टू दुबई टू सर्व आ गवर्नेंस फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ नेयर्स। ठीक है। द नेयर्स आर नाइस एंड जेंटल एंड नमता हैज़ नो कॉज टू कंप्लेन। वन डे द ओवर हियर समथिंग डैट मेक्स हर जेटरी। मिस्टर जो नैयर थे या नैयर बोल दो इन्हें, इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन कंपनी एज शी हैज़ बीन टोल्ड। द नेचर ऑफ हिज बिजनेस इज इलीगल। शी इज शॉक्ड and wants to go back to her home town to her own pupil. मतलब go back to her hometown to her own pupil. Next, Gopal is from a very poor family. His family owns a very small piece of land that can hardly meet their food requirement. One day, Gopal gets a nice offer to work in the Emirates. मतलब संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। विद अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग, द फैमिली डिसाइडेड टू सेल देयर ओन लैंड एंड सेंड गोपाल टू द फॉरेन कंट्री टू मेक मनी ऑन अराइवल। द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्फिस्केट्स गोपाल्स पासपोर्ट एंड गिव्स हिम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन विद 10 others like him. ठीक है। गोपाल हैज लिटिल आइडिया व्हाट ही मस्ट डू। अब क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब ये हम क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे कि
इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन पढ़ो। विच वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स नमिताज रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉयर्स इन द बिगिनिंग। ये कह रहा है कि नमिता का जो व्यवहार था नमिता का अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति, वो उसके बारे में बात हो रही है, तो वो कैसा था। तो नमिता का अपने नियोक्ता के प्रति जो व्यवहार था वो स्नेहपूर्ण था, यानी कॉर्डियल था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो गया। ये आपने ऊपर पढ़ा होगा पैराग्राफ, एक बार आप मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जेटरी इम्प्लाई। तो ये जो है फ्रेज दी रखी है मेक्स हर जेटरी, इसका तात्पर्य है भाई कि जो एंजाइटी है अर्थात घबराहट। ठीक है, इससे इसका मतलब है एंजाइटी, यानी घबराहट, चिंता, उत्कंठा, ये इसका मीनिंग है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड एडजस्टमेंट। तो इसका सिनोनिम बताना है। तो एडजस्टमेंट का मीन्स होता है समन्वय, एकीकरण, और बैलेंसिंग है इसका मीन्स भी क्या होता है, समन्वय, एकीकरण। इसका अर्थ तो आप बिना, इसका जो आंसर है वो आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी दे सकते थे, और इसका भी आप बिना पैराग्राफ पढ़े आंसर दे सकते हैं। तो अलाइव जो है इसका आंसर क्या होगा, अलाइव मीन्स होता है, इसका एंटोनिम पूछा है। अलाइव जो है इसका मीन्स होता है सजीव या जीवित। ठीक है, और जो डेड होता है, डेड का मतलब क्या होगा, डेड मीन्स मरा हुआ। ठीक, 45 है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक। इसका मतलब क्या होगा, 45 जो है इसका मतलब है घूमने फिरने वाले वो जो लोग होते हैं उनको नोमैडिक बोलते हैं, खाना बदोश जो होते हैं। ठीक है, और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, तो इसको बोलते हैं हॉर्डी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, रत्नाकर का संधि विच्छेद। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो रत्न प्लस आकर इसका संधि विच्छेद होगा, उसमें दीर्घ स्वर संधि है, याद रखना। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, ये होती है दीर्घ स्वर संधि की पहचान। नेक्स्ट है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है, तो अनिवार्य का विलोम शब्द जो होगा वो वैकल्पिक होगा। ठीक, एक कोई चीज़ आपको अनिवार्य है, कोई चीज़ आपके पास विकल्प है करने का। अनीक, इसका पर्यायवाची होता है सेना का। तो अनीक जो होता है, सेना के पर्यायवाची होते हैं अनीक, कटक, अनी, अनीकनी, समूह, दल, सैन्य और वाहिनी, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं सेना के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 है, अली अली। ये तो बहुत फेमस वर्ड है, शब्दयुग, इसका सही अर्थ होगा बहुरा और सखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। लाभ ही लाभ का मतलब है पांचों उंगलियां घी में। हिंदी इसी तरह की पूछी जाती है, हिंदी बहुत भी टफ हो जाती है तो भी इजी ही रहती है, कोई ज़्यादा हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कुछ नहीं, इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। -5 है, +5 है, और उसके बाद प्लस 5 से 625 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, मतलब इधर तो मल्टीप्लाई 5 है तो इसको ऐसे लिख लो, 625/5 × 5, तो इससे ये कट जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर कितना आएगा, 625। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 6.35 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको भी लिख सकते हैं 3.65 की पावर 3, ये लिख लिया। और बटे में ये जो है, बटे में क्या करेंगे हम, 10 की पावर 2 जो है इसको हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा जो आएगा वो 0.1 आएगा, ए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 53 है, कितने 1/6 मिलाकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। तो कितने 1/6 मिलाएं जो 41 सही 2/3 के बराबर हो जाए। तो मान लिया हमने कि माना x 1/6 मिलाए हैं हमने, जो कि बराबर हो रहे हैं 41 सही 2/3 के, 41 सही 2/3 के। ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, बात खत्म। x का मान जो आएगा वो आएगा 250 1/6 मिलाएंगे तो 41 सही 2/3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, x और y का औसत 10x है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।
बहुत सिंपल है, x प्लस जो y है इसका औसत यानी दोनों को मिला के बटे 2, इसका औसत जो है वो 10x है। फटाफट इसका मान निकाल लेंगे सॉल्व करके, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 19x। क्वेश्चन नंबर 55 है, जीए और क्यूटी में क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जीए का बना लिया हमने, ये क्यूटी का बना लिया। इसमें हो रहे हैं 54%, इसमें हो रहे हैं 45%। अब कह रहे हैं कि दोनों में हो रहे हैं अनुत्तीर्ण 16%, तो दोनों में हो रहे हैं 16%। तो 45 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा कितना 29, और यहाँ पे कितना बचेगा 38। ठीक है, तो क्योंकि 16 तो दोनों में हो रहे हैं ना, तो अब 100% में से ऐसे करेंगे, अब इसको 100% माइनस 38 तो हो 38 इसके हो गए, प्लस 16 दोनों में हो रहे हैं, प्लस 29 बचे इसके क्यूटी वाले। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा कितना, सॉल्व करने के बाद आपका 17% आएगा। अब जो 17% होगा ना, वो सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बचेगी, जो कि बराबर है 136 के। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 17% 136 हैं, तो 100% किसके बराबर होंगे, तो 136/17 गुणा 100 हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर कितना आएगा आपका 800। ठीक है, 56 है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन की जो माता है वो मेरे पिता की पुत्री की बहन है। मतलब ऐसे समझो इसको बहुत अच्छे से, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, ये हैं विजय, इन्होंने कहा कि उसकी जो बहन है वो बहन की माता, उसकी बहन की जो माता है वो जो है मेरे पिता की पुत्री की बहन है। ठीक, तो वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो विजय की कौन हुई, वो भांजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 है, 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये एक जनवरी 2023 को सप्ताह का दिन जो होगा वो रविवार होगा। कैसे होगा, तो देखिए तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी, ये और बटे में 7, ये फॉर्मूला हो गया। तो एक तारीख हो गई, प्लस माह पहला है, प्लस वर्ष कौन सा होगा, इस सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो वर्ष को संख्या निकाल लेंगे 6, प्लस 23 लीप वर्ष पढ़ेंगे और 5 शताब्दी वर्ष होंगे, बटे में 7 हो जाएगा। राइट आंसर रविवार आ जाएगा आपका। ठीक है, 36/7 करेंगे, एक शेषफल बचेगा, और जो शेषफल बचेगा उसका कोड का दिन क्या होता है, रविवार। 58 है, असंगत अलग करें, तो जो असंगत है इनको अलग करना है। तो 46 ये 93 कैसे आए, तो 46 की 2 से गुणा प्लस 1, 93 की 2 से गुणा प्लस 2, और इसी तरह चलता रहेगा। 188 की 2 से गुणा प्लस 3, तो क्या पूछा 1529 के आगे क्या आएगा, तो 1529 की गुणा किससे होगी, मतलब असंगत पूछा है, इन्हें अलग करें। तो यहाँ पे 764 जो है वो असंगत होगा, क्योंकि 379 की जब 2 से गुणा करेंगे और प्लस 4 जब हम करेंगे तो ये 1529 नहीं आएगा, इसीलिए ये गलत है, या इसकी जगह पे आना चाहिए 762, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है, 762 आना चाहिए यहाँ पे। राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें। क्या तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। क्वेश्चन है, कथन है सभी कार ट्रक हैं, सभी कार जो हैं वो ट्रक हैं, ये हैं कार, ये सभी कार ट्रक हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक जो हैं वो कार हैं, इस तरीके से। तो क्या होगा कि सभी बाइक ट्रक हैं, पहला तो होगा नहीं भाई, सभी बाइक ट्रक कैसे हो गई, ये जो हैं बाइक हैं, तो सभी बाइक ट्रक नहीं है, कुछ ही बाइक ट्रक हैं, कुछ ट्रक बाइक हैं, ये होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, केवल सेकंड निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। क्वेश्चन 60 है, एक निश्चित कूट भाषा में थ्योरी को क्या लिखा गया है, YROEST, और ऑप्शन को NOITPO लिखा जाता है। उसी भाषा में एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा,
तो जो थ्योरी को लिखा गया है ना, वो किस तरीके से लिखा गया है, देखो THEORY, ये हो गई थ्योरी, ये हो गया। और नेक्स्ट है BROEHT, ये लिखा गया है। तो टी की जगह इन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक, ये टी आ गई, ये एच आ गया, ये ई आ गई, ये ओ आ गया, इस तरीके से लिखा गया है। इसी तरह से जो ऑप्शन है इनको लिखा गया है। तो एक्सपर्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को इन्होंने ठीक उल्टा कर दो ना, TREPXE, ठीक उल्टा ले जाओ इसे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, TREPXE, TREPXE, ठीक है, डी। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, करंट अफेयर का है। तो 6 सितंबर 2023 की ये करंट अफेयर है, ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो भारत की पहली सोलर सिटी जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया था, याद रखना ये चीज़। और सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है, ठीक है। 62 देखते हैं, सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भी 5 सितंबर 2023 की एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है। तो ये किया गया था एनपीसीआई के सहयोग से, हिटैची जो है, हिटैची पेमेंट सर्विसेज, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखना, ठीक है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम। क्वेश्चन 63 है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 29 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में इसको अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 1 सितंबर 2023 को जय वर्मा सिन्हा ने ये पदभार जो है ग्रहण किया है, किसके, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे। और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, याद रखना, जया वर्मा सिन्हा है, जय वर्मा सिन्हा नहीं, जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। और 21 भारतीयों को यह अवार्ड 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा। तो ये 31 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। और 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 4 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। इन 4 व्यक्तियों में भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन जो हैं वो उनको भी दिया जाएगा साथ में 3 और कौन कौन हैं, बांग्लादेश के कॉर्बी रक्षन हैं, और तिमोर लेस्ले के यूजेनियो लेमोस हैं, और फिलीपींस के मिरियम कोरोनल फेरर हैं, ठीक, कठिन नाम है थोड़े। क्वेश्चन 66 है, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंट कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है मोहन बागान एजेंसी ने, ठीक, 3-0 से पराजित किया है। डूरंट कप 2023 को जीता है, ईस्ट बंगाल को 3-0 से इसने पराजित किया है और 17वीं बार इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। 67 है, भारत में पहली 3D पोस्ट ऑफिस ये कहाँ बनी है। तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। क्वेश्चन 68 है, सॉरी नहीं सही है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका में बनी है। लेकिन ये जो 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है ये कहाँ बना है, ये बना है तेलंगाना में, ठीक है। इसका निर्माण सिद्धिपेट में किया जा रहा है, तेलंगाना में। क्वेश्चन 69 है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो ये 16 अगस्त 2023 को इसमें ये शामिल किया गया था, कितने व्यवसायों को, 18 पारंपरिक व्यवसायों को, ठीक। 70 है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है, ये भी करंट का ही न्यूज़ है, लेकिन कभी स्टैटिक भी हो जाएगा ये, क्योंकि संगीत विश्वविद्यालय बन जाएगा एक बार तो पूछा जाएगा इसको बार बार। तो ये बनाया जा रहा है आजमगढ़ में। और 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह, इन्होंने इसका शिलान्यास किया था। अब ये आ गया हमारा हिंदी का गद्यांश, ठीक है। इसको पढ़ते हैं और 71 से 75 तक जो प्रश्न दे रखे हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको पढ़ोगे आप, निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है।
निबंध के पर्याय रूप से, 1 मिनट रुक जाओ, देखो निबंध आ गया ना बार बार। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि बात हो रही है निबंध की, तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो निबंध क्या है, ठीक है। और तो ऑप्शन हम काट दोगे, देखो पैसे ही पढ़ के काट दोगे। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ये भी पढ़ लो फटाक से। ये देखिए भारतेंदु डायरेक्ट मिलेगा आपको, तो ये माना जाता है भारतेंदु युग से। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी टाइम कम है और आपको सॉल्व करना है, तो आप किस तरीके से इसे कर सकते हैं। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, तो निबंध के संदर्भ में असत्य कथन ये है कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए जब आप पढ़ोगे यहाँ पे, इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई देती हैं और उनमें व्यक्ति या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान होता था पहले, और जो कि अब नहीं दिखता है, ठीक है। वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं, समझ गए आप। यहाँ से आप उत्तर ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव। तो आधुनिक मनुष्य का जो केंद्रीय भाव है, आधुनिक मनुष्य का जो केंद्रीय भाव है वो है स्वाधीनता, ठीक है। भारतेंदु और उनके, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और फटाक से वहाँ पे पहुँच जाओ, यही एक तरीका है बहुत इजीली सॉल्व करने का। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो भारतीय हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों के से निबंध लिखने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 1 मिनट, उसका आरंभ हुआ था, तो सत्य कथन है भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ये होगा इसका, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 75 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 76। अब देखिए ये भी अनुच्छेद दे रखा है, ये भी आप इजीली पढ़ के बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। आप पढ़ लेना इस पैराग्राफ को अच्छे से, और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पैराग्राफ को पढ़ के आंसर कर पाएंगे। तो बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है, जो बड़े बांध हैं इनका निर्माण करना इसीलिए होता है क्योंकि इनके निर्माण में जो है अत्यधिक शक्ति और समय तथा धन खर्च होने के कारण। तो देखो ये लिखा है, बड़े बांधों का निर्माण जटिल होता है क्योंकि इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फटाक से वहाँ पे आप पहुँचोगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। 77 है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है, तो जल की मांग इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने के कारण। तो ये देखिए, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है 78, जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करें। तो जल संचयन क्या होता है, जल संचयन वह है जिसमें जो है वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ये भी आप डायरेक्ट वहाँ से ढूंढ सकेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जल संरक्षण का सही समाज विग्रह, और समाज का नाम क्या है, तो इसका समाज विग्रह होगा जल का संरक्षण तत्पुरुष समाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बांध का निर्माण किया जा सकता है, तो वाक्य पूरा कीजिए। बांध का निर्माण जो है किस किस से किया जा सकता है, तो कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से, ठीक। अब आया हमारा DI, इसमें ये 2 DI रहते हैं, इसमें जो है 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखते हैं, ये तालिका दी है, इसमें 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण यानी जो भागीदार हैं, भागीदारों हजारों में इनकी संख्या को दर्शाता है। तो ये है हमारा ग्राफ, वो सॉरी DI का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक। 2017 से 21 तक मिंत्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है, 2017 से 21 तक, 1 मिनट, 2017 से 21 तक पूछा है, किस में पूछा है, मिंत्रा में। तो ये रहा आपका लास्ट वाला मिंत्रा, इसमें शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या, इसमें शामिल होने वाले जो डिलीवरी भागीदार थे ये टोटल ये हजारों में दे रखी है, याद रखना। इनकी संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई, तो बहुत इजी है। 2017 में शामिल भागीदारों की संख्या थी 5.6 हज़ार और 2021 में मिंत्रा में शामिल भागीदारों की संख्या है 7.2 हज़ार, ठीक है।
इसमें थी 5.6 हज़ार 2017 में, इसमें थी 7.2 हज़ार। तो निकाल लेंगे 7.2 माइनस, इसे काटो, 7.2 माइनस 5.6 बटे 5.6 आएगा, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 28.57%। 82 है, किस वर्ष फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई थी। पूछा है कि किस वर्ष, फ्लिपकार्ट की बात हो रही है, शामिल होने वाले जो वितरण भागीदार हैं इनकी संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई थी। तो इसको कैसे करेंगे, जो तालिका दे रखी है आपके पास ये फ्लिपकार्ट वाली, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि बार बार जब मैं स्क्रीन ऊपर करूँगा तो तालिका दिखेगी नहीं। तो दी गई तालिका है, इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में जो शामिल होने वाले जो भागीदार थे, इनमें संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है। वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट में शामिल भागीदारों की संख्या कितनी थी, 7.2%, और वर्ष 2019 में हुई है 5.6%। याद रखना, ये इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, 2019। ऐसे भी आते हैं कोई इजी, ऐसा नहीं कि हमेशा आपसे टफ ही पूछा जाता है। दिए गए 6 प्रश्नों में अमेजन कंपनी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की औसत संख्या लगभग हज़ारों में बतानी है। तो जो अभिष्ट औसत संख्या होगी वो अमेजोन वाली पूछी है, तो इनका औसत निकाल लेंगे। ये देखिए अमेजोन का है, इसमें क्या करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे और बटे में 7 कर देंगे, ठीक है। तो यही किया है इन्होंने भी, टोटल को बटे में 6 कर देंगे, 6 वर्षों में पूछा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3.42%, ठीक है। नेक्स्ट है 84, 6 वर्षों में कंपनी फ्लिपकार्ट और स्विगी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों का जो अनुपात निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वितरण भागीदारों की कुल संख्या, यानी जितनी भी संख्या दे रखी है, ग्राफ तो मैं दिखाई चुका हूँ, आप बना लेना, और प्लस इनको जब करेंगे तो कितना आएगा, ये 36.3 हज़ार आएगा जोड़ने के बाद। और 6 वर्षों में कंपनी स्विगी में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की कुल संख्या, उसको भी जब ग्राफ से हम आप जोड़ के निकालेंगे तो 14.7 हज़ार आएगी, और जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 36.3 अनुपात 14.7, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 121:49, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 85 है, 2017 में स्विगी में शामिल वितरण भागीदार वर्ष 2018 में टोमेटो में शामिल वितरण भागीदार के कितने प्रतिशत हैं। तो इसमें जो है 2017 में स्विगी में शामिल वितरण भागीदारों की संख्या कितनी थी, 1.5,000, ग्राफ तो बना ही लिया होगा आपने। और वर्ष 2018 में टोमेटो में शामिल वितरण भागीदारों की संख्या कितनी थी, 2.1 हज़ार। तो 2.1 हज़ार इक्वल मान लिया जाए अगर 100% के, तो 1.5,000 इक्वल टू होगा 100/2.1 गुणा मल्टीप्लाई बाई 1.5। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 71.43%। क्योंकि स्क्रीन छोटी है, मैं बार बार आपको ऊपर नीचे करके तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से और सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको करता हूँ, आंसर बता देता हूँ इसके, ठीक है। आपको ईजी हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसका फ़ोटो क्लिक कर लो, मतलब ये इसको छाप लो अपनी कॉपी पे। उसके बाद जो 86 है, इसमें पूछा है कि कार्य T1 और T3 के प्रति कर्मचारी और तो जो औसत वेतन है इसमें कितना अंतर है। तो इसका जो अंतर आएगा बहुत ईजी है, T1 का निकाल लो, 4 प्लस T1 का निकाल लो, 4 प्लस 2, एक मिनट, ये है ना T1, ये डार्क वाली लाइन जो है, तो वो कितनी दिक्कत हो रही है, ऐसे ही पेपर में भी होता है। डार्क वाली लाइन जो है T1 की है, इसका निकाल लो 4 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 बटे 6 कर लो, 21/6 आएगा। T3 का निकाल लो, T3 का ये है कम, जो सबसे हल्का है, इसका निकाल लोगे तो मतलब कार्य T3 के लिए प्रति कर्मचारी औसत वेतन कितना आएगा, तो 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 बटे 6। तो 21/6 पहले का आया, 23/6 अब आया, तो 23/6 माइनस 21/6 करोगे तो राइट आंसर आपका जो आएगा वो 1/3 इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्रमिक W4 का कार्य T2 की मजदूरी श्रमिक W1 का कार्य T1 से प्राप्त मजदूरी का कितने प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 87 का, वो होगा 75%। 88 का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 88 का राइट आंसर होगा 9/10।
ये आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। और 89 का राइट आंसर कितना होगा, 27.27%। और 90 जो है इसका राइट आंसर होगा 22 सैकड़ा। सैकड़ों में पूछा है तो 22 सैकड़ा। बाकी एक बार आपको मैं ग्राफ फिर दिखा देता हूँ, सॉल्व करने का से प्रयास कीजिए, आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये दे रखा है 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा नीचे दिए गए ट्रकों की संख्या को दर्शाता है। इन 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। इसका भी मैं आपको ये देख लीजिए, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट, आप उसको सॉल्व करके मैच कर लेना अपना, ठीक। तो एक मिनट, BCF तथा एस द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 34%। नेक्स्ट है 92, कंपनी सी और कंपनी एफ द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या में अंतर क्या होगा, तो ये अंतर आप निकाल लेंगे, ये आएगा 440। 93 का जो आंसर आएगा वो 1:1 आएगा। 94 का जो आंसर होगा वो 100% होगा। और 95 इसका जो आंसर आएगा 95 का एफ और जी, ठीक है। ऐसी 96 में ग्राफ दे रखा है। मैं भी यार देखो सॉल्व करना इसीलिए पॉसिबल नहीं है, अब स्क्रीन मोबाइल की छोटी होती है, मैं आपको बार बार ग्राफ दिखाऊं उसके बाद सॉल्व करूं, तो आप इतना कर सकता हूं कि देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप उसको करते जाइए, ठीक। 96 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4:3। और 97 का राइट आंसर कितना होगा, 12:3। और 98 का जो आंसर होगा वो होगा 390 लाख रुपए। 99 का आंसर कितना होगा 73.66 और 73:66। और 100 का जो आंसर होगा वो आएगा 12.12%। तो ये हमारा जो टोह टेस्ट सीरीज़ है घटना चक्र की, उसका टेस्ट 1 हो गया। मुझे पता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी DI को सॉल्व करने में, क्योंकि वो उसमें दिख नहीं रहा था बार बार, इसीलिए मैंने सोचा बार बार ऊपर नीचे स्क्रीन करूँ। आप DI को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आंसर बता दिया है और उसको ग्राफ को आप बना लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, हम 10 के 10 आपको कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।